बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त इमरान खान ने खुली जंग का फैसला कर लिया है और एक ऐसी जंग जिसमें अब होश पर जोश गालिब आ रहा है और कुछ इस तरह के फैसले ज़ेरे गौर हैं जो कि इस सारे के सारे मामले को उल्टा कर बल्कि पलटा कर रख सकते हैं। कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो रात गए हमें मौसूल हो रही हैं और ये डेवलपमेंट्स और इनके हवाले से जो तफसीलात हैं, जो इनसाइड डिटेल्स हैं, वो तो आपके सामने रखनी है। लेकिन अब बर्खास्तगियों से लेकर गिरफ्तारियों तक का खदशा है। ये गिरफ्तारियां किसकी हैं और ये बर्खास्तगियां किसकी हो सकती हैं, चर्चा इस वक्त शुरू हो चुका है। और अब कौन कौन से ऑप्शंस इमरान खान के पास ज़ेरे गौर हैं, उन ऑप्शंस के फ़वाइद क्या हैं, उनके नुकसानात क्या हैं, इस वक्त डिस्कशंस क्या हो रही हैं, खान साहब को उनके कौन से मेरिट्स और डीमेरिट्स बताए जा रहे हैं, ये सारी तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। और साथ ही साथ कप्तान हटाओ मुहिम का असल सहूलतकार और असल किरदार और असल मास्टरमाइंड कौन था, अब खुलकर नाम लेने का आगाज़ हो चुका है और अब खुली बातें हो रही हैं। और अब ढके छुपे अल्फाज को पीछे छोड़कर इमरान खान की इस पूरी मुहिम के पीछे किन मुलाकातों का अमल दखल था, किन पैगामात का अमल दखल था, उस पर भी खुलकर बात हो रही है। बड़ी आम डिटेल्स हैं, लेकिन पहले मैं आपके सामने एक वाक़या ज़रूर रखना चाहूँगा, क्योंकि जो अमेरिका की फतह हुई है और हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान में रह रहे हैं और गालिबन अब अमरीकी सफ़ीर को पाकिस्तान में वाइस रॉय का दर्जा दे देना चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान बामुकाबला अमरीका का मैच हम पाकिस्तान के ही सुप्रीम कोर्ट में हार गए हैं। अगर किसी को लग रहा है ना कि इमरान खान हारा है, किसी को लग रहा है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी है, तो ये उसकी खाम ख्याली है। नाज़रीन इकराम, मोहम्मद करीम मिस्र का हुक्मरान था और अचानक उसके मुल्क मिस्र पर फ्रांस ने हमला कर दिया। फ्रांस का रहनुमा उस वक्त नेपोलियन था और उसने मिस्र पर धावा बोला। मोहम्मद करीम अपनी कौम के लिए लड़ा, आखिरी दम तक लड़ा, बड़ी बहादुरी से लड़ा, लेकिन जारी बात है एक बड़ी फौज से मुकाबला था तो मोहम्मद करीम ये जंग हार गया। उसके बाद जब उसे जंजीरों में कैद करके बेड़ियों में नेपोलियन के सामने लाया गया तो नेपोलियन ने उसे कहा कि तुमने मेरे बहुत से फौजियों को मारा है, लेकिन तुम जिस बहादुरी से अपनी कौम के लिए लड़े हो उसकी मिसाल नहीं मिलती। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन तुमने मेरे जितनी फौजी मारे हैं तुम उनका फिदिया दे दो, तुम उनकी जो कीमत है, उनका खून बहा है, वो अदा कर दो। मोहम्मद करीम को लगा कि उसने अपने मुल्क की खातिर जान मार दी, बड़ी ताकत से लड़ गया, बड़ी ताकत से भिड़ गया। तो उसके बाद उसी तरह बेड़ियों में उसे उसके मुल्क के सारे बड़े ताजरों, बड़े बाजारों में ले जाया गया। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी कि इसके तो इक़्तिदार का सूरज जो है वो गरूब हो चुका है। खाली हाथ मोहम्मद करीम को वापस नेपोलियन बोनापार्ट के दरबार में पेश किया गया। तो उस वक्त उसने तारीखी अल्फाज कहे, उसने कहा कि अब मैं तुम्हें इसलिए सजाए मौत नहीं दे रहा कि तुम मेरे फौजियों को मारने के मुर्तकिब हुए हो, मैं तुम्हें इसलिए सजा नहीं दे रहा कि तुमने मेरी फौज के खिलाफ जंग की है, तुमने सरेंडर क्यों नहीं किया, मैं तुम्हें इसलिए सजा दे रहा हूं और तुम्हें इसलिए मौत की सजा मिल रही है, ये तारीख में लिखा जाएगा, क्योंकि मैं इस वक्त तुम्हारी इस बात पर गुस्से हूं कि तुम एक बुज़दिल और तुम एक एहसान फरामोश कौम के लिए लड़ते रहे। नाज़रीन इकराम, आज इमरान खान की हालत भी वही हो चुकी है और आज जिस तरह से रियासत पाकिस्तान मिन हैसुल कौम, हम सब और हमारे रियासती इदारे, तमाम तर स्टेक होल्डर्स, सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम तर इदारे इमरान खान की ईमानदारी, इमरान खान की खुददारी और इमरान खान की आज़ाद खारजा पॉलिसी का बोझ नहीं उठा सके, हमें ये बात माननी होगी। अब नाज़रीन इकराम, ज़रा आगे बढ़ते हैं और कुछ टेक्निकल बातें डिस्कस कर लेते हैं कि इस वक्त खान साहब ने एक अहम इजलास भी बुलाया। खान साहब ने कहा है कि कल मैं अपनी कौम से मुखातिब भी हूँगा, कल काबीना का इजलास भी है, सियासी पार्टी का इजलास भी है, काबीना वापस बहाल हो चुकी है। तो अब इमरान खान क्या कर सकते हैं?
इमरान खान के रात गए अभी इजलास चल रहे हैं। मेरी कुछ देर पहले ही पीटीआई की कुछ लोगों से, अहम तरीन लोगों से बातचीत हुई, तो बड़े मामलात जो हैं वो इस वक्त जेर बहस हैं और उनके मेरिट्स और डी मेरिट्स डिस्कस हो रहे हैं। और ये जो असम्बलियों से इस्तीफे वाला सरप्राइज है, उसमें एक कानूनी पहलू आया है जिसकी वजह से खान साहब को इस्तीफे नहीं देने चाहिए। मैं वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो ऑप्शन बड़ा सादा है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसे फेस किया जाए हफ्ते के रोज 10:30 बजे पार्लियामेंट में। और खान साहब ये नहीं करेंगे, क्योंकि अगर करना होता तो खान साहब 3 अप्रैल को कर लेते। अब मामला इस नहज पर क्यों लाना था। दूसरा यह है कि इमरान खान रिज़ाइन कर दें और अपोजिशन को इजाज़त दें, अलाउ करें कि वो अपनी गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म कर लें। इमरान खान इस ऑप्शन पर भी नहीं आ रहे। तीसरा नाज़रीन कराम एक और ऑप्शन है और वो है सुप्रीम कोर्ट में अपील का, कि वो इस वर्डिक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल फर्स्ट टाइम अपील दायर कर दें। इस पर भी बात हो रही है कानूनी टीम से। तमाम तरह ऑप्शंस को एक्सरसाइज मैं समझता हूँ अब खान साहब को करना चाहिए। फैसला खान साहब के हक में नहीं आना, ये लिखवा लें, लेकिन एक दफ़ा सबको एक्सपोज करते जाएं इस प्रोसेस में। एक्सपोज ऑल द स्टेक होल्डर्स इन दिस प्रोसेस, ताकि कल को जब तारीख लिखी जाए तो बड़ा वाज़ेह हो जाए कि कौन कहाँ पर खड़ा था। ये खुद मुख्तारी की जंग में कौन कहाँ था, सबके चेहरों से नकाब उतरे। इसके साथ ही साथ एक ऑप्शन ये है कि तमाम तर जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो कि नेशनल असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान हैं, वो रिज़ाइन कर दें और एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इस वक्त क्रिएट हो जाए इनके लिए। अब इस मामले पर क्यों इस वक्त बात हो रही है, इस पर कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। क्या कोरम इसमें कायम रह सकेगा? तो मैं आपको ये बता दूं कि कोरम जो होता है वो 1/4 ऑफ द असम्बली है और गवर्नमेंट जो है वो 172 अरकान के साथ चल सकती है। अपोजिशन के पास इस वक्त 199 या 200 अरकान है। तो इसलिए अगर इमरान खान साहब इस्तीफ़ा देते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा? हुकूमत शहबाज शरीफ फिर भी बनाएगा, लेकिन मसला ये बनेगा कि ये सारे के सारे मिलकर किसी छोटी सी जमात को कहेंगे कि आप अपोजिशन में चले जाएं। सबसे कमज़ोर तरीन अपोजिशन होगी और ये चेयरमैन, नैब, निगरान हुकूमत और दीगर अहम तरीन तयनातियाँ उस वक्त के लीडर ऑफ अपोजिशन से मुशावरत से अपनी मर्ज़ी की कर लेंगे और फिर जो मामला होगा वो खान साहब के कंट्रोल में नहीं रहेगा। इसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली डिज़ोल्व कर सकते हैं, ऑल्दो पंजाब असम्बली डिज़ोल्व करना इनके हाथ में नहीं है। और पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ कि एक असम्बली के पहले इलेक्शन हो जाए फिर साल बाद सबके हों। तो ये भी एक नया क्राइसिस बिल्डअप हो सकता है। और इस सब में कुछ और भी चीज़ें हैं। पाकिस्तान के अंदर जो एमरजेंसी है उसके निफाज पर भी बात हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त क्या इमरजेंसी नाफिज कर सकता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको तारीख में 1993 का एक वाक़या सुनाता हूँ, बड़ा दिलचस्प। चौधरी अल्ताफ़ हुसैन पंजाब के गवर्नर थे और उन्होंने पंजाब असम्बली तोड़ दी थी। अदालत आलिया ने पंजाब असम्बली को बहाल कर दिया, गवर्नर के इस इकदाम को कलअदम करार दे दिया। और चौधरी साहब जो हैं, चौधरी अल्ताफ़ हुसैन, इन्होंने एडवोकेट जनरल से पूछा कि क्या अदालत ने दोबारा असम्बली तोड़ने से मुझे मना किया है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, अदालत ने तो बस आपका डिसीजन रिवर्स किया है। तो गवर्नर ने इसके 7 मिनट के अंदर अंदर फिर से असम्बलियाँ जो हैं वो डिज़ोल्व कर दी थी। ये आपकी तारीख में एक वाक़या मिलता है, लेकिन इस सब के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो बैकफायर हो सकती हैं। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो एक मामला उठाया गया नेशनल असम्बली में, सुप्रीम कोर्ट में, कि इस पर डिबेट क्यों नहीं हुई। आपने डायरेक्ट फैसला दे दिया जिसमें आपकी बदनीयती थी। तो क्या आप स्पीकर या डिप्टी स्पीकर डिबेट करवा कर इस मामले की तरफ जा सकते हैं? ये तमाम तर चीज़ें भी डिस्कस हो रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा इकदाम है वो ये है कि इमरान खान अभी भी वज़ीर आज़म है और इमरान खान अभी भी, आपको एक फ़िल्म याद होगी, भारतीय फिल्म थी जिसमें एक दिन के लिए वो चीफ मिनिस्टर बनता है और जब वो एंड पर उसके 11:30 बजते हैं तो वो वापस आता है और वो सारे करप्ट टोला जो है वो बैठा होता है। तो वो उन्हें कहते हैं कि अब तो तुम सीएम नहीं हो, वो सबको गिरफ्तार करवाता है। एंड पे जो चीफ मिनिस्टर होता है वो कहता है कि अब तो मैं इन सबको निकलवा लूँगा। वो कहता है निकलवाओगे तुम 5 मिनट बाद, मैं अभी भी सीएम हूँ, इसे भी पकड़ो और गिरफ्तार करो। एक ऑप्शन इमरान खान साहब के पास ये भी है कि गवर्नमेंट तमाम तर अपोजिशन लीडर्स को फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के मामले में अरेस्ट कर ले, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान के पास मुंतखब हुकूमत को गिराने की गैर मुल्की साजिश में अंदरूनी अनासर के मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद हैं। तो इसी आइन
और इसी कानून जिसके तकद्दुस के ऊपर ये सब कुछ हो गया, उसके मुताबिक कार्रवाई शुरू करें तो 24 घंटे के अंदर अंदर साजिश में मुलव्वस अनासिर को जेल की सलाखों के पीछे भी कर सकते हैं और फिर पूरी कौम के सामने आ सकते हैं। जाहिर बात है ये सारे के सारे ऑप्शंस इस वक्त अंडर कंसिडरेशन है, ये सारे ऑप्शंस इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन इसमें खान साहब को मेरिट्स और डीमेरिट्स, जिस तरह मैंने बताया कि इस्तीफे देने वाला मामला अब बैकफायर हो सकता है क्योंकि उसमें कोरम भी पूरा होगा और गवर्नमेंट को चलाने के लिए 172 चाहिए, इनके पास 190 तक तो कम से कम सीधे सीधे लोग होंगे। तो इस सब के अंदर अब ये मामला जो है ये पीटीआई के बगैर, और ऑब्वियसली ये टफ टाइम ज़रूर होगा, लेकिन इन द लॉन्गर रन क्योंकि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, इलेक्शन कमीशन जो है वो मुकम्मल तौर पर पूरी कौम के सामने है कि उसका किरदार क्या है। उसने अभी तो कहा है कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते, ये हो गया वो हो गया। आप देखें कि खान साहब 140 सीटों से या 100 सीटों से इस्तीफ़ा दें, ये दौड़ के कैसे फौरी इंतखाबात करा लेते हैं। तो दैट इज़ समथिंग विच विल बैकफायर। तो ये एक चीज़ है जिसे खान साहब ने समझना होगा। अब नाज़रीन इकराम, बहुत सी तनकीद हो रही है और यही इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के पीछे पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम इदारा और उस इदारे के इंतहाई अहम सरबराह हैं जिन्हें खान साहब बर्खास्त कर सकते थे, जिन्हें खान साहब सैक कर सकते थे। ढके छुपे अल्फाज में बात नहीं करते। जनरल कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तान की अफवाज की जानिब इस वक्त उंगलियां उठ रही हैं, बहुत से सहाफ़ी खुलकर बात कर रहे हैं और जनरल फैज़ हमीद के हवाले से हो रहा है कि उन्हें किसी सूरत आर्मी चीफ नहीं बनने देना। ये इस वक्त अपोजिशन और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का मुश्तरका एजेंडा हो सकता है। इस पर बहुत से सहाफ़ी और ऐसे सहाफ़ी जो कि प्रो आर्मी भी कंसिडर होते हैं, ऐसे सहाफ़ी जो कि प्रो गवर्नमेंट भी कंसिडर होते हैं, लेकिन वो इस सब में ज़ाहिरी बात है जज्बात बहुत आए हैं, लोग तो बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ सहाफ़ियों की तरफ से भी ये बातें हो रही हैं। और एक ने ये भी कमेंट किया कि अक्टूबर तक शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहेंगे, अक्टूबर में वो असम्बली तोड़ देंगे, निगरान सेटअप नवंबर की तकर्री नहीं कर पाएगा। यानी ज़ाहिर बात है निगरान सेटअप तो नवंबर वाले जो नए चीफ का आना है उसकी तकरीरी नहीं होगी। अगली मुंतखब हुकूमत के आने तक मौजूदा सेटअप बरकरार रहेगा। जब नई हुकूमत आएगी तो वो रिटायर होंगे जिनकी वजह से बड़े बड़ों ने अपनी साख तबाह बर्बाद कर दी है। यानी कि ये क्लियर इशारा है कि इस तरह से जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो उस वक्त तक रिटायर हो चुके होंगे और ये इस वक्त मंसूबा है। दैट इज़ द ओनली रीज़न इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर तक की डेट दी। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि खान साहब के मेरे बड़े करीबी लोगों से बात हुई है, खान साहब अभी भी कन्विंस्ड नहीं हैं कि इस सारी कॉन्स्पिरेसी के पीछे पाकिस्तान की अफवाज है। और आप देख लें कि पिछले दिनों में जिस तरह से पाकिस्तान की अफवाज को प्रेशराइज करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने अपोजिशन के इस बयानिए को DGISPR ने सामने आके नहीं माना। वो जितना मर्जी कहते रहे वो डटे रहे। और DGISPR ने जो ऑफिशियल बयान दिया, ज़राए को जाए बाढ़ में, ये सारे बैठे हुए टोकरा साफ़ी नैरेटिव आपका ख़राब करने के लिए, 5th जनरेशन वॉर मुसल्लत करने के लिए, जो मुझे तो ये पता है कि DGISPR ने आकर सामने क्या, उन्होंने कहा भाई हमारा मौक़िफ़ वही है जो नेशनल जो सिक्योरिटी कमेटी है उसका एलामिया, और उसमें बड़ा क्लियरली लिखा है कि ये पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत है। अब वफाकी काबीना बहाल हो चुकी है, वफाकी काबीना में आर्टिकल 6 के तहत मुकदमात की मंजूरी हो सकती है। संगीन गद्दारी है किसी बैरूनी ताकत के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर सिस्टम को डीरेल करना, जमहूरियत को डीरेल करना और रियासत पाकिस्तान को एक तरह से एक गैर मुल्क के कदमों में रख देना। तो ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन इसमें भी बहुत मोहतात तरीके से चलना होगा कि कहीं गैर जमहूरी क़ुव्वतों को मौका न मिल जाए इस सब में कूद पड़ने का। और जमहूरियत का जो सिस्टम है, जो कि जाहिर बात है अवाम की अदालत में अगर खान साहब अब जाते हैं, अपोजिशन का कुछ नहीं बचना। और ये सबको अब पता चल चुका है। आज शहबाज शरीफ क्यों अदालत में अल्लाह के वास्ते दे रहा था कि हम तो अपने घर वालों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, हम अवाम में कैसे जाएंगे। और हकीकत तो निकल आई सुप्रीम कोर्ट के सामने मिन्नत तरले के साथ। तो ये इस वक्त तक की डेवलपमेंट्स हैं। और मैं यही कहूँगा कि व्यूअर्स को भी कि अभी भी जो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव है उस पर ना ही पीटीआई जाना चाह रही है, ना ही खान साहब जाना चाह रहे हैं। और ये एक बड़ी फाइन लाइन है। जैसे जनरल बाजवा की अमेरिका वाली स्टेटमेंट को बिल्कुल टिल्ट किया गया, उसे ट्विस्ट किया गया, थोड़ी सी स्टेटमेंट दिखा के कहा गया अमेरिका के सामने लेट गए। मैंने उस पर तफसीली दिखाया कि अमेरिका कितनी क्लास ली कि ऐसा लग रहा था कि जनरल बाजवा में खान साहब बोल रहे हैं इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग पे। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें समझने की ज़रूरत होती है और जिनमें होश से भी काम लेना होता है, सिर्फ जोश से नहीं। तो ये इस वक्त तक का मामला, इंशाल्लाह आपको ताज़ा तरीन डेवलपमेंट से आगाह करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।